हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग एनालिसिस करेंगे, विल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मेक अ कमबैक वर्सेस द पब्लिक सेक्टर बैंक्स और विद द पीएसयू बैंक्स कीप डूइंग वेल वर्सेस द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो पहले तो हम देखते हैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर क्या हुआ है। तो लास्ट 3 to 4 ईयर्स के अंदर अगर आप यहाँ कंपैरिजन देखते हैं तो दिस इज अ डेटा विच इज़ फ्रॉम लाइक ऑफ मार्च 2021। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो इंडेक्स है इट इज़ अप बाय 311%, वेर एज जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का इंडेक्स है इट इज़ अप बाय 49.71%। एंड सेकेंडली अगर आप यहाँ कंपैरिजन देखते हैं तो यहाँ पे हमने ऊपर आपका जो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है वो रखा हुआ है एंड नीचे हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ में पीएसयू बैंक इंडेक्स रखा हुआ है। तो वेन एवर इट गोज टू ग्रीन इट मीन्स दैट द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर आउट परफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर बैंक इंडेक्स, and whenever it turns into red, so it means that the PSU bank index is doing much better versus the private sector bank index. So since 2021 it has comprehensively been in red. It means that the PSU banks are outperforming the public sector banks. So what are some of the reasons and why we are doing this video? Because it could be that some of those reasons might go away going forward in next 2 to 4 years. एंड यहाँ से हम कैसे असेस कर सकते हैं इन दोनों पर्टिकुलर इंडेक्सेस को, एंड प्राइवेट बैंक्स में क्या हो सकता है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या हो सकता है, वी विल फाइंड दैट आउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। विद दिस लेट्स स्टार्ट। एंड फर्स्ट स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि वाई प्राइवेट बैंक्स हैव अंडर परफॉर्म द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। तो वन ऑफ द की रीजंस इज कि अगर आप यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं, देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट पूल हैज़ ऑलवेज बीन गुड, लाइक देयर प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली। अगर आप FY18 से लेके अब तक चेक करेंगे तो यू विल सी दैट नियरली द प्रॉफिट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव बिकम 3 to 3.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। वेरएज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के केस में अगर आप सिमिलर चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो देन यू विल फाइंड दैट PSU बैंक्स के केस में FY16 to FY20 क्यूमुलेटिवली पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर मेकिंग लॉसेज, माने पब्लिक सेक्टर बैंक्स घाटे के अंदर थे 2016 से टू FY16 से FY20 के बीच में। एंड उसके बाद एक टर्न अराउंड आया जहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी नियरली 4 टाइम्स हो गई है फ्रॉम FY21 टिल FY24। Right, so one of the key reasons for underperformance of private sector banks versus public sector banks has been that कि public sector banks की balance sheet clean up होगी क्योंकि country की balance sheet clean up होगी। Because public sector banks still today make up for nearly 53 to 54% of the entire outstanding industry की loan book। माने आधी इंडस्ट्री की बैलेंस शीट क्लियर होगी तो माने कंट्री की बैलेंस शीट क्लियर होगी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस एंड उसकी वजह से डेल्टा बहुत था परफॉर्मेंस में। दूसरा रीज़न जो आपको समझना है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, आपको समझना है कि ROA ट्री क्या होता है बैंक्स के अंदर। तो ROA ट्री क्या होता है, देखिए जब भी आप किसी कंपनी की बात करते हैं तो कोई कंपनी सेल करती है, राइट। सेल के बाद कंपनी क्या करती है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है, माने कॉस्ट ऑफ मटेरियल हटाएंगे तो अब कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अगर आप दूसरे खर्चे हटाएंगे, राइट, जैसे अगर कंपनी कोई मार्केटिंग में एक्सपेंडिचर कर रही है, कंपनी एम्प्लॉयज़ पे एक्सपेंडिचर कर रही है, कंपनी इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेंडिचर कर रही है, तो आप ईबिटा पे आते हैं। ईबिटा में से विच इज़ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन को हटाते हैं, राइट, एंड उसके साथ साथ जब आप अमोर्टाइजेशन को हटाते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप ईबिट पे आ जाते हैं विच इज़ अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर आप उसमें से जब इंटरेस्ट कॉस्ट को हटाएंगे तो फिर आप PBT पे आ जाते हैं विच इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर PBT में से जब टैक्सेस माइनस करेंगे तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आ जाते हैं। सिमिलरली बैंक्स के केस में आप क्या करते हैं, तो बैंक्स के केस में आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइटम से विच इज़ नोन एज द इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ बैंक, राइट। तो इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ बैंक क्या होती है कि बैंक जो टोटल इंटरेस्ट अर्न करता है माइनस द इंटरेस्ट इट एक्सपेंड्स, तो उसके बाद आप एक इंटरेस्ट इनकम पे आते हैं। इंटरेस्ट इनकम में से आप और क्या ऐड करते हैं, जो अदर इनकम होती है, माने कोई अगर बैंक ने क्रेडिट कार्ड इशू करा तो उस पर बैंक फ़ी इनकम कमाता है, अगर बैंक लोन दे रहा है तो लोन पे वो लाइक प्रोसेसिंग फ़ी कमाता है। तो आप अदर इनकम को जब आप इंटरेस्ट इनकम से ऐड करते हैं तो आप टोटल इनकम ऑफ अ बैंक पे आ जाते हैं। फिर टोटल इनकम ऑफ अ बैंक पे क्या होता है, राइट, कि ओपेक्स आता है, राइट। तो टोटल इनकम ऑफ अ बैंक में से आप क्या माइनस करते हैं, ओपेक्स। तो ओपेक्स को जब आप माइनस करते हैं, ओपेक्स क्या होता है बैंक्स के केस में, ब्रांच का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, स्टाफ का कॉस्ट है, IT का कॉस्ट है, राइट, एन नंबर ऑफ कॉस्ट है।
तो जब आप उस कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप आते हैं एक चीज़ पे जिसको हम कहते हैं पीपॉप, दैट इज प्री प्रोविजंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पीपॉप समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैंक्स के केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट टू पीपॉप ऑफ इज इक्वल टू पीपॉप ऑफ बैंक्स। तो अगर कोई आपसे पूछे बैंक्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, तो आपको बताना है बैंक्स का जो पीपॉप होता है दैट इज प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको हम कहते हैं वो बैंक्स की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। फिर प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोविजंस। तो प्रोविजंस को आपको समझना ज़रूरी है कि बैंक्स के केस में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। तो जीएनपीए में से जब आप प्रोविजंस को माइनस करते हैं तब आप एनएनपीए पे आते हैं। तो जीएनपीए बैंक्स के जो होते हैं दैट इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो अगेन उसके अंदर बकेट्स बनती है, एक 1 to 30 डे की बकेट होगी, 30 to 60 डे की बकेट होगी, एक 61 to 90 डेज़ की बकेट होगी, और 90 डेज़ के बाद अगेन बैंक्स उस लोन को सब स्टैंडर्ड या फिर ख़राब लोन मानने लग जाते हैं कि उस लोन की स्लिपेज हो चुकी है। तो इन बकेट्स के अगेंस्ट बैंक्स प्रोविजन क्रिएट करते हैं अपनी बैलेंस शीट को बचाने के लिए, बिकॉज बैंक्स बिजनेस ही अपनी बैंक्स कैन नॉट ग्रो विदाउट हैविंग अ सॉलिड इक्विटी बेस और इक्विटी कैपिटल ऑन द बैलेंस शीट, राइट। तो इस वजह से बैंक्स हमेशा खराब लोन्स के अगेंस्ट कुछ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम स्टेटमेंट सेट असाइड कर देते हैं जिसको हम प्रोविजंस कहते हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। एंड प्रोविजंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप पीबीटी पे आएंगे, पीबीटी में से टैक्सेस हटाएंगे तो आप पैट पे आएंगे। पैट को टिपिकली बैंक रिटर्न ऑन एसेट्स से देखते हैं क्योंकि पैट अपॉन टोटल एसेट्स करेंगे तो रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाएगा, और आरए इनटू फाइनेंशियल लेवरेज करेंगे तो बैंक्स की रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या समझना ज़रूरी है, और मैंने आपको ये क्यों समझाया आरओए ट्री, क्योंकि जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो अर्निंग्स पर शेयर या फिर अर्निंग्स या पैट या आरओए में इंप्रूवमेंट है या आरओई में इंप्रूवमेंट है, बल्क ऑफ इट इज लेड बाय व्हाट, बल्क ऑफ इट इज लेड बाय लोअर प्रोविजंस। क्योंकि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर आप यहाँ पे ये डेटा पॉइंट देखते हैं तो आपको वंस एंड फॉर ऑल समझ आएगा कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में Q2 FY21 के अंदर जो GNP है वो 9% था, माने जो खराब लोन्स है वो 9% थे, जो आज गिर के Q4 FY24 में दैट नंबर वेंट टू 3.4%। एनपीए इन बैंक्स का 2.7% से गिर के 0.7% हो गया। प्रोविजन कवरेज रेशियो कुछ भी नहीं होती कि आपने जीएनपीए के अगेंस्ट कितना प्रोविजन खड़ा करा, उसको हम प्रोविजन कवरेज रेशियो कहते हैं। तो अगर हम जीएनपीए माइनस प्रोविजन करें तो हमारे पास एनएनपीए आ जाता है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की 71.6% से 79% आ गई। तो इसी को हम कहते हैं क्रेडिट कॉस्ट। जब भी हम प्रोविजन को एवरेज एसेट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बैंक्स का क्रेडिट कॉस्ट आ जाता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के केस में जो खराब लोन के अगेंस्ट इन्होंने प्रोविजन साइड करे वो 2.2% से गिर के ऑलमोस्ट 0.6% आ गया। प्राइवेट सेक्टर बैंक के केस में अगर आप सेम डेटा देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के केस में जीएनपीए इतने हाई थे ही नहीं, ऑलरेडी 4.1% के जीएनपीए थे जो आज ऑलमोस्ट गिर के अगर आप चेक करते हैं तो 4.1% से 1.7 आए हैं। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 1% का 0.4% आया है, और इस टाइम पे जो पीसीआर रेशियो है इनकी भी 75% चल रही है, और एवरेज क्रेडिट कॉस्ट 0.5% के आसपास का चल रहा है। बट वाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज डैट कि ये जो लाइक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर ये जो इंडस्ट्री के लोन अब इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आज इंडिया ऑलमोस्ट हिस्टोरिक बेस्ट एसेट क्वालिटी पे आ गई है। तो यहाँ से देर इज़ नो मोर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ग्रोथ अच्छी आई है, पीपॉप ग्रोथ भी अच्छी है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है दैट इज स्टिल बीटन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओवर द लास्ट 3 years। तो यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखाता हूँ विच विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो पीएसयू बैंक्स के केस में अगर आप पीपॉप देखते हैं तो वो तो वो कुछ 437 बिलियन रुपीज़ के आसपास का था, जो पीपॉप आज ऑलमोस्ट 679 बिलियन रुपीज़ का हुआ है ओवर द लास्ट 3 years एंड ऑलमोस्ट 3.5 years के क्वार्टर्स में, राइट। तो दिस विल गिव यू एन आइडिया। वेयर एज सेम अगर आप पीपॉप ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के केस में देखते हैं तो 397 बिलियन रुपीज़ से आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो पीपॉप है ऑलमोस्ट 624 बिलियन रुपीज़ के आसपास हुआ है, राइट। तो नियरली एब्सोल्यूट टर्म्स में 80 to 85% की ग्रोथ है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के केस में अगर हम देखते हैं तो डैट इज़ नियरली 50% ऑड की ग्रोथ। तो माने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की ग्रोथ में तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अभी भी बीट करा अगर हम ओवरऑल सेक्टर की बात करें। बट क्योंकि पीएसयू बैंक्स के क्रेडिट कॉस्ट घट रहे थे, इन कंट्री के लोन अच्छे हो गए, कंट्री की इकॉनमी अच्छी होगी, कंट्री की बैलेंस शीट अच्छी होगी, तो खराब लोन्स का भी राइट बैक आ गया और क्रेडिट कॉस्ट घट गया।
इस चक्कर में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो अर्निंग्स पर शेयर थी वो एकदम एक्सप्लोड कर गई और लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर 4 टाइम्स उनका नेट प्रॉफिट हो गया. बट वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज एन इन्वेस्टर फ्रॉम हेयर इज दैट कि वेदर दिस क्रेडिट कॉस्ट लो साइकिल विल कंटिन्यू और नॉट. अगर थोड़े भी क्रेडिट कॉस्ट ऊपर होने लग जाते हैं तो लोग क्या सोचेंगे कि इन कंपनीज के जो ऑपरेशनल मेट्रिक्स हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में क्या वो उतनी तेजी से ग्रोथ आ रही है नहीं आ रही. राइट, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अंडर परफॉर्म, बिकॉज इनके क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस हुए पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 9% का GNPA सब 2% आ गया, whereas प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का 4% का GNPA 1.7 आया. तो क्रेडिट कॉस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेट सेक्टर बैंक से ज़्यादा तेजी से गिरा. थर्ड की रीज़न क्या है कि लास्ट 2-3 ईयर्स से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी इंडियन मार्केट्स में काफ़ी सेलिंग चल रही है. एंड व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ दैट कि जो अगर हम बैंक्स की बात करते हैं तो बैंक्स आई थिंक निफ्टी इंडेक्स में 38 to 48% का कॉन्ट्रीब्यूशन है. राइट, तो बैंक्स हैव बेसिकली have taken the brunt of selling. तो अगर आप FII होल्डिंग देखते हैं बैंक्स के अंदर तो यू विल अंडरस्टैंड कि FII होल्डिंग इन बैंक्स के अंदर ऑलमोस्ट जो FII होल्डिंग के अंदर रिडक्शन है. तो ऑलमोस्ट एक टाइम पे दिस सेक्टर वाज ओवर ओन्ड बाय दी FIIs. तो 42% FII ओनरशिप थी Q2 FY20 में, जो Q4 FY24 में 28% के आसपास की रह गई है. So this is also one of the reasons why private sector banks have underperformed. एक और रीज़न क्या है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अंडर परफॉर्मेंस का, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीज़न है. इसको हम कहते हैं क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, कि अगर मेरा 100 रुपये का क्रेडिट आउटस्टैंडिंग है तो मेरे पास कितने के डिपॉजिट्स हैं टू बैक इट अप. अगर मेरे पास 100 रुपये का डिपॉजिट है और 100 रुपीज़ का क्रेडिट मेरा आउटस्टैंडिंग है जो मैंने लोन दिया हुआ है टू बैक इट अप विद डिपॉजिट, तो मेरा 100% का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हो जाता है. तो रिसेंटली इस बारी बैंक्स के अंदर जो ख़राब साइकिल है वो एसेट साइड पे नहीं है, वो लाइबिलिटी साइड पे है. बिकॉज अगेन देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज़. कोई स्टॉक मार्केट्स कर रहा है, कोई सेविंग्स अपनी रियल एस्टेट में डाल रहा है, कोई कहीं कर रहा है. तो व्हाट हैज़ हैपेंड कि बैंक्स की जो डिपॉजिट की ग्रोथ रेट्स है वो आई थिंक अभी वापस 13-14% के आसपास आ गई है, बट बीच में तो 10-11% ही रह गई थी. तो जो अच्छे बैंक्स थे उनको क्या लगता था कि यार अगर हम लोगों का डिपॉजिट 100 रुपीज़ का है तो हम 105 रुपीज़ का भी लोन दे सकते हैं, बिकॉज वी आर रीजनेबली कॉन्फिडेंट दैट आर लोन्स विल कीप डूइंग वेल. राइट, तो हमें इतना लिक्विडिटी इशू नहीं आएगा. बट हुआ क्या कि डिपॉजिट की ग्रोथ रेट स्लो होने से क्रेडिट की ग्रोथ रेट इन बैंक्स को भी स्लो करनी पड़ रही है. एंड RBI ने क्या बोला कि RBI ने बैंक्स को बोला कि आपको 80 to 85% अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो लेके आना है. तो ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंड इज दैट कि अगर आप अभी HDFC बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, आई थिंक जस्ट पोस्ट मर्जर लें, तो HDFC बैंक का भी जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है आई थिंक दैट वेंट समवेयर क्लोज टू अ नंबर ऑफ 108 to 110%. तो अब HDFC बैंक के केस में क्या करना पड़ेगा, या तो डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाइए और क्रेडिट ग्रोथ को घटाइए. तो दोनों चीज़ें यही हो रही है HDFC बैंक के केस में कि दे हैव टू इंक्रीज देयर डिपॉजिट ग्रोथ. तो डिपॉजिट ग्रोथ को HDFC बैंक इस टाइम पे इंक्रीज कर रहा है और क्रेडिट ग्रोथ को HDFC बैंक इस टाइम पे रिड्यूस कर रहा है. तो अगर आप चेक करेंगे तो 104% का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अभी HDFC बैंक का, जो 80 to 85% के बीच में रहना चाहिए था. एंड दिस इज हैपेंड बिकॉज ऑफ मर्जर. सिमिलरली अगर आप एक्सिस बैंक के केस में देखेंगे तो 90% है. तो यू सी कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से गिर रहा है. तो बेसिकली एक्सिस बैंक भी क्या कर रहा है, या तो डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ा रहा होगा या तो क्रेडिट ग्रोथ को घटा रहा होगा. राइट, तो दिस क्रिएट्स अ डबल वैमी कि आपको ग्रोथ रेट्स भी घटाने और आपको डिपॉजिट्स भी और रेज करने, और डिपॉजिट रेज तो आपको हाई कॉस्ट पे करने पड़ेंगे. अब ये सेम केस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के केस में देखेंगे, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो Q3 FY20 में इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 131% था. राइट, जो इनको रिड्यूस करके अभी 86% करना पड़ गया बाय द एंड ऑफ Q4 FY24. एंड लास्ट 5-6 क्वार्टर्स में मेजर रिडक्शन आई है, बिकॉज अगेन दिस इज एज पर RBI. बिकॉज अगर आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कम नहीं होता तो लिक्विडिटी इशू भी हो सकता है बैंक्स पे, बिकॉज सिस्टम में अभी डिपॉजिट ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं चल रही. बट 80 to 85% इज अ नंबर जो आई थिंक RBI गवर्नर ने मल्टीपल टाइम्स मेंशन करा. तो लॉट ऑफ दीज बैंक्स हैव सॉर्ट ऑफ एडजस्टेड फॉर इट. अभी HDFC बैंक ने नहीं करा एडजस्टमेंट, मे बी इट विल टेक 1 or 2 years फॉर देम टू ऑल्सो एडजस्ट. बट PSU बैंक्स में देखेंगे तो PSU बैंक्स में क्योंकि लोन्स ही इतने ख़राब थे एंड दे डिडंट क्रेडिट ग्रोथ इतने सालों से इतनी नहीं आई. तो PSU बैंक्स के अंदर अगर आप क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखेंगे तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ऑलरेडी इन द PSU बैंक्स वॉज इन 70s to 80%. तो एक्चुअली इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि डिपॉजिट ग्रोथ रेट स्लो हुई. तो PSU बैंक्स के लिए तो ऑलरेडी उनका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो ऑलरेडी बहुत कम था. इट वॉज अंडर 80%. राइट, सो अगेन हेयर दिस वॉज एन एडवांटेज बिकॉज दे डिडंट हैव टू रिड्यूस देयर लोन ग्रोथ. बट फिर भी अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की लोन ग्रोथ रेट्स फास्टर आ रहे हैं.
देन हम चलते हैं टुवर्ड्स अनदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट कि अभी इन सेक्टर्स में लोन ग्रोथ क्या पेस पे आ रही है, एंड फाइनली हम इन बिजनेसेस की वैल्यूएशंस देखेंगे टुवर्ड्स द एंड। पर जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज समझनी है, अगर आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इफ़ यू डोंट वांट टू बी द अभिमन्यु गेट्स कॉट इन द पीक ऑफ अ बुल रन साइकिल, अगर आपको ये सीखना है कि सेक्टोरल रोटेशन कैसे होती है, एंड साथ साथ अगर आपको ये सीखना है कि आप अपना एक एग्जिट सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, so all of these things we teach in one SOIC membership, and SOIC membership is an educational course which strives to make you a complete investor by giving you multiple learnings from the field of fundamental analysis to technical analysis to valuation based analysis and to other things as well, जहाँ पे हम आपको sectoral analysis भी कराते हैं। If you want to register for the membership, the link is there in the description below, and you can use the coupon code SOIC bonus 10, which is valid for the next 48 hours. तो यहाँ पे अब हम कंपैरिजन देखते हैं। तो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है बैंक्स की कितनी है, तो FY24 में PSU बैंक्स की 9% की प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ थी, बट लाइक पैट ग्रोथ ज़्यादा क्यों थी? अगर आप आंसर कर पाएंगे तो आप मतलब इस वीडियो को समझ रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्राइवेट बैंक्स की 17% की पीपॉप ग्रोथ थी, विच इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द रेट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और स्मॉल फाइनेंस बैंक की 25% ऑड के आसपास पीपॉप ग्रोथ थी, विच इज़ इवन हायर देन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, राइट। इसके साथ अगर हम देखते हैं क्रेडिट कॉस्ट की जब बात करते हैं, तो क्रेडिट कॉस्ट डिक्लाइन 13 basis points for quarter on quarter for private banks, which is 0.13%. Whereas for public sector banks, quarter on quarter credit cost inched up mainly because of Canara Bank and Bank of India, जहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट इशू है। फिर फाइनली अगर हम मार्केट शेयर देखते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो मार्केट शेयर है लास्ट 3 years में FY21 में आउटस्टैंडिंग लोन के अंदर 35% था, जो आज 41% हो गया, तो 6% ऑड का मार्केट शेयर गेन है। Whereas PSU banks have lost again outstanding लोन के अंदर मार्केट शेयर फ्रॉम 57% to 52% के आसपास। तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है, बिकॉज जब आप समझते हैं रीज़न फॉर अंडर परफॉर्मेंस क्या है, एंड अगर धीरे धीरे करके वो अंडर परफॉर्मेंस के रीजंस हटते जाते हैं, देन थिंग्स स्टार्ट लुकिंग इंटरेस्टिंग। अब हम देखते हैं PSU बैंक्स की क्या वैल्यूएशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की क्या वैल्यूएशन है, SBI का क्या वैल्यूएशन है, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अभी क्या चल रहा है, क्या की रिस्क हो सकते हैं, एंड फाइनली वील कंक्लूड द वीडियो। तो पहले तो हम PSU बैंक इंडेक्स की वैल्यूएशंस देखते हैं। तो PSU बैंक की इंडेक्स की जब आप वैल्यूएशंस देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो PSU बैंक इंडेक्स का आज जो P मल्टीपल है 9.7 टाइम्स का है, वेराज PSU बैंक इंडेक्स का प्राइस टू बुक मल्टीपल देखते हैं तो आज 1.6 टाइम्स का प्राइस टू बुक मल्टीपल चल रहा है, विच इज़ लाइक आई थिंक लास्ट डेकेड में प्रॉबली इट इज़ द हाईएस्ट टू द हाईएस्ट। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिर्फ एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स अ लार्ज शेयर ऑफ मार्केट कैप्स फॉर PSU बैंक्स ऑल्सो। तो प्राइस टू बुक देखते हैं अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो पीक ऑफ द बुल रन में लास्ट 2008 के अंदर इट वेंट टू ऑलमोस्ट 3.4 टाइम्स ऑल्सो। आज हम देखते हैं तो आज अभी 1.8 टाइम्स के है, क्योंकि अगेन बैंक काफ़ी बड़ा हो चुका है, पर अगेन 2.5 और 3 टाइम्स के बीच में भी दिस बैंक हैज़ ट्रेडेड इन द पास्ट। तो PSU बैंक्स में जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द बैंक्स विच इज स्टिल गाइडिंग फॉर 14 to 15% ग्रोथ रेट्स इन देयर लोन बुक, and they're guiding for again the ROAs maybe will start inching up over next 1 or 2 years, क्योंकि Q4 में बहुत ज़्यादा वेज हाइक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिए। तो प्रीमियम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो प्राइस टू बुक वैल्यू का प्रीमियम है वर्सेस अदर PSU बैंक्स 32% है अभी, जो डेकेडल एवरेज 116% की थी। बेसिकली कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 116% के प्रीमियम पे ट्रेड करता था वर्सेस अदर PSU बैंक्स, पर अभी 32-33% पे टेज पे कर रहा है। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी भी रिटर्न ऑन इक्विटी 18 to 19% की है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ROE एक्चुअली में इस टाइम पे इज़ बेटर देन HDFC बैंक एट द मोमेंट, एंड इट इज़ इन लाइन विद व्हाट ICICI बैंक का ROE है इस टाइम पे। तो डैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ आइडिया कि इस बैंक में अभी क्या चल रहा है। बेसिकली बिकॉज सी निम्स होल्ड कर रहे हैं इस टाइम पे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉल नहीं कर रहे, बिकॉज इन बैंक्स का अनसिक्योर्ड लोन कम था, तो थोड़ा सा भी अनसिक्योर्ड लोन बढ़ाएंगे तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन सस्टेन करना मुश्किल नहीं है। एंड दीज आर डिपॉजिट फ्रेंचाइजीज, बिकॉज सी PSU बैंक्स के अंदर फ़ायदा क्या है कि इट इज़ क्वाजी गवर्नमेंट। तो अगर कोई चीज़ क्वाजा गवर्नमेंट है तो लोग क्या सोचते हैं कि अगेन यहाँ पे डिपॉजिट करना काफ़ी सेफ रहता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ये डिपॉजिट फ्रेंचाइजी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो वन ऑफ द बैंक्स जो PSU बैंक्स में मोर देन 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी कर रहा है, एंड दे आर गाइडिंग फॉर अ ग्रोथ रेट ऑफ 16 to 20%। तो हम इन दो बैंक्स का डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट ऑन द रिटर्न रेशियोज जो सेक्टर में बेस्ट निकल के आई है। बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑलरेडी मोर देन 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 1.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है।
तो PSU बैंक्स में तो ये हमने जस्ट एग्जाम्पल लिया इन दो बैंक्स का, फिल्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न रेशियोज। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे चलते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एग्जाम्पल लेते हैं जैसे क्या क्या इशूज़ हैं। जैसे HDFC बैंक पे जब से मर्जर हुए तब से इट हैज़ बिकम टू बिग, और ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अभी भी क्योंकि 104% पे है, तो आई थिंक ओवर नेक्स्ट सेवरल क्वार्टर्स व्हाट विल सी दैट द डिपॉजिट ग्रोथ विल स्टार्ट इंचिंग अप। और एसिड साइड पे अगर हमें हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ ना देखें, मे बी 10-12% टाइप क्रेडिट ग्रोथ दिखे, तो वो एक सब चीज़ों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ICICI बैंक क्या गाइड कर रहा है कि देयर निम्स माइट सॉफ्टन और स्टे फ्लैट। अगर फ्लैट रह जाते तो अपने में ही एक हॉलमार्क अचीवमेंट होगी, और अभी 17 to 18% ROE ICICI बैंक के केस में भी रह सकती है। कोटक बैंक के केस में ROA तो इंडस्ट्री बेस्ट है, ROE क्यों नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियल लेवरेज नहीं लेते। एंड कोटक बैंक पे भी रिसेंटली वो RBI का एम्बार्गो है, बट कोटक बैंक भी अभी 2.1 to 2.3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ द लोएस्ट इट हैज़ एवर ट्रेडेड एट ओवर द लास्ट 6 to 7 years, अगर हम कोर बैंकिंग को देखते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं एक बंच ऑफ अनसिक्योर्ड लेंडर्स या फिर सब प्राइम लेंडर्स आते हैं, जैसे चोलामंडलम है। तो चोलामंडलम एक्चुअली में बेनिफिशियरी होएगा अगर इंटरेस्ट रेट कटते हैं, बिकॉज उनकी फिक्स रेट लोन बुक है। तो क्या होता है कि जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होते हैं तो इंटरेस्ट रेट की रिडक्शन में HDFC, ICICI, एक्सिस एंड ऑल दीज बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर जाएंगे, बिकॉज आपको लोन की रीप्राइसिंग करनी पड़ेगी एंड डिपॉजिट की रीप्राइसिंग इवेंचुअली होगी। तो आपको निम्स पे बहुत इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये इनकी बुक्स फ्लोटिंग रेट पे है। आई एम वेरी सॉरी कि मेरे को थोड़ी टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने पड़ रही हैं, बट आप इस इंडस्ट्री एनालिसिस को बहुत आराम से समझ पाएंगे। बट अगेन इन केसेस लाइक चोलामंडलम हो गया, या फिर जैसे एक्विटास का एग्जांपल हुआ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल पर्पस, इन नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, जहाँ पे फिक्स रेट लोन बुक है, अगर एक्सीडेंटली इंटरेस्ट रेट्स आर रिड्यूस, तो व्हाट हैपेंस कि इनके निम्स स्टार्ट एक्सपेंडिंग, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंगल्स। बट जैसे चोलामंडलम का एग्जाम्पल है, तो ऐसे NBFC में प्राइसिंग पावर रहती है और इनके निम्स इतनी जल्दी से कोलैप्स नहीं करते। सेम केस लाइक जो श्रीराम फाइनेंस के अंदर है। एंड अगर किसी और बिजनेसेस यहाँ पे स्टडी करने हैं, श्रीराम फाइनेंस हो गया, चोला हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोटक हो गया, ICICI हो गया, एंड वी हैव क्रिएटेड दिस एंटायर लिस्ट ऑफ रिटर्न रेशियोज ऑफ ऑल द बैंक्स विच इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो आप पूरी की पूरी शीट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ईच एंड एवरी बैंक की ROE, ROA, प्राइस टू बुक, एवरीथिंग इज अपडेटेड जस्ट फॉर यू। फाइनली हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अगर अभी हम वैल्यूएशन मल्टीपल देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में नियरली 70 to 75% से डेट से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हैं। तो इस टाइम पे अगर आप चेक करेंगे क्या चल रहा है, तो अभी बैंक निफ्टी जो है 14.99 टाइम्स की P रेशियो पे चल रही है, अभी 15.24 हो गया 2 दिन के अंदर बढ़ के, जो ऑन एन एवरेज 19.94 पे होती थी। प्राइस टू बुक अभी 2.9 चल रहा है, जो ऑन एन एवरेज 2.6 to 2.9 के बीच में रहता है। एंड पीक में अगर हम प्राइस टू बुक देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो इट हैज़ ऑल्सो गॉन टू अ पीक लेवल ऑफ 4.53 ऑल्सो इन द पास्ट बुल रन, राइट। तो 4.53 तक भी गया हुआ है, बट एनीथिंग अबव 3.1 और 3.2 मीन्स कि अभी थोड़ा सा वापस हो सकता है एक्सपेंसिव टेरिटरी के अंदर जाने लग गया हो, राइट। तो अभी तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं, तो प्राइवेट बैंक का भी जो इंडेक्स है 2.8 2.9 पे चल रहा है। तो वैल्यूएशंस टुडे आर एवरेज, बैलेंस शीट्स आर क्लीन। 1 साल का अर्निंग्स ग्रोथ का हो सकता है इम्पैक्ट इन कंपनीज पे, बिकॉज अभी बहुत हाई निम का बेस था, बट वो लगता है स्टॉक मार्केट ने काफ़ी बेकिन कर ही लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि अगर आपको टर्न अराउंड स्पॉट करना है निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे आइए और ये सिंपल चीज़ फॉलो कीजिए मेरे साथ, कि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को कर दीजिए, और आपके सामने एक रेशियो चार्ट निकल के आएगा। इस रेशियो चार्ट पे आप 21 वीकली EMA लगा दीजिए या 30 वीकली EMA लगा दीजिए। जो SOIC स्टूडेंट्स हैं, आप SOIC LTI या V-स्टॉप लगा सकते हैं। एंड जब वो पॉजिटिव हो या फिर रेशियो चार्ट रिवर्स होने लग जाए, तो इट विल मीन दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की आउट परफॉर्मेंस वर्सेज PSU बैंक्स हैज अगेन स्टार्टेड। बट अगर वो नहीं होता रिवर्स, तो इट विल मीन दैट द PSU बैंक्स विल आर स्टिल आउट परफॉर्मिंग। एंड लास्ट 3 years से अगर आप इस चार्ट को देखते हैं, तो आपको देखेगा कि PSU बैंक्स हैव बीन डोमिनेंट ओवर द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए की रिस्क क्या हो सकता है कि नेक्स्ट, तो हमने ब्लूमबर्ग एस्टिमेट्स निकाले थे हमने, कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज FY25 में, EPS ग्रोथ फॉर द लाइक्स ऑफ HDFC, ICICI, एक्सिस और कोटक बैंक इज एस्टिमेटेड कि ब्लूमबर्ग एस्टिमेट्स के हिसाब से, हमारे एस्टिमेट्स नहीं है, कि सिंगल डिजिट EPS ग्रोथ हो सकती है, बिकॉज FY24 में बहुत हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे और YOY लाइकली इट विल सी अ डिक्लाइन। एंड साथ साथ जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो हिस्टोरिक लो था FY24 में, इट विल ऑल्सो सी अ कम बैक इन द ईयर ऑफ FY25। तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर एस्टिमेट्स टू लुक एट कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है।
एंड सिमिलरली अगर आप SBI बैंक में भी देखते हैं तो नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स की आप ट्रेजेक्टरी देख सकते हैं. अगर क्रेडिट कॉस्ट स्टार्ट्स इंचिंग अप तो क्या अर्निंग्स के एस्टिमेट है. तो लाइक इन सम ऑफ द लोअर क्लास लेंडर्स या फिर थोड़े से ख़राब क्वालिटी के लेंडर्स में अभी भी राइट बैक्स आ रहे हैं बेसिकली. बट दिस कुड बी अ की रिस्क कि अगर क्रेडिट कॉस्ट वापस बढ़े, और इस बारी तो लो कॉस्ट बहुत कम क्रेडिट कॉस्ट थे इस साल, तो लो बेस बना काफ़ी हाई बेस बना हुआ है क्योंकि सबसे अच्छी एसेट क्वालिटी थी. अगर अगले 1-2 साल में एसेट क्वालिटी थोड़ी भी ख़राब होती है तो हो सकता है P&L लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना दिखे. बट अभी भी अगर थोड़ी सी भी नॉर्मलाइज होती है एसेट क्वालिटी, फिर भी एसेट क्वालिटी इज़ क्वाइट फिनोमिनल. एंड अभी हम क्रेडिट कॉस्ट साइकिल के थ्रू नहीं जा रहे, वी आर गोइंग थ्रू अ लाइबिलिटी साइड साइकिल. तो होपफुली आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और PSU बैंक्स के डिफरेंसेस पता लगे. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इस वीडियो से क्या बहुत क्लैरिटी आई कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट PSU बैंक से बहुत तेज़ी से गिरे. एंड यहाँ से क्यों ऑपरेशनल प्रॉफिट मेट्रिक्स विल स्टार्ट टेकिंग मोर एंड मोर क्रेडिबिलिटी, बिकॉज अब क्रेडिट कॉस्ट तो दोनों के यहाँ से ज़्यादा गिर नहीं सकते. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपकी जो भी की लर्निंग्स थी इस बिजनेस एनालिसिस से, आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. जय हिंद.